हेलो चैंपियंस, अपने बिहार को जानो MCQ सीरीज BPSC 70 PT के लिए, ताकि पूरी तरीके से बिहार स्पेशल की तैयारी हो जाए। ना केवल तैयारी बल्कि सीरीज में रिवीजन भी आपका होगा, तो आप इस सीरीज के साथ बने रहिएगा। हम लोग 8 से 10 मिनट के वीडियोस हर रोज एक समय अंतराल पे आपको उपलब्ध करवाते रहेंगे। बिहार में आर्यों का आगमन किस समय माना जाता है? 1500 BC से 1000 BC, 1000 BC से 600 BC, 600 BC से 300 BC और 300 BC से 100 BC। आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी, यानी 1000 ईसा पूर्व से 6000 ईसा पूर्व के बीच में माना जाता है। आर्यों ने बिहार के क्षेत्रों में प्रवेश करने के समय कौन सा वेद, मतलब आर्यों का बिहार के क्षेत्र में प्रवेश करने के समय कौन सा वेद लिखा गया था? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इसका आंसर है डी, अथर्ववेद। अथर्ववेद जब आर्य यहाँ आ रहे थे, मैंने अथर्ववेद तो सबसे लास्ट का है ना, तो अथर्ववेद लिखा गया था। और बिहार में जब ये इन किए थे तो कई सारे ग्रंथों की रचना हुई थी, जिसमें ये बताया गया था कि कैसे आर्य जब यहाँ आते हैं तो सोशली और कल्चरली किस तरह से ये इम्पैक्ट डालते हैं, अपने वर्चस्व को दिखाते हैं। तो इसकी बात की गई थी और ये भी कहा गया आर्यों के सांस्कृतिक वर्चस्व की जो शुरुआत है वो ब्राह्मण ग्रंथों की रचना के समय मिली है। तो ये भी एक इम्पैक्ट है। शतपथ ब्राह्मण कुछ ऐसा है, हाँ। शतपथ ब्राह्मण में किस नदी का उल्लेख किया गया है? गंगा, सदानीरा यानी गंडक नदी को कहते हैं, यमुना या सरयू? शतपथ ब्राह्मण इंपॉर्टेंट है ना, इसमें बी आएगा, यानी सदानीरा, गंडक नदी का जिक्र है। गंडक नदी को सदानीरा नदी भी कहते थे। एक और सवाल फिर डिस्कस करते हैं। शतपथ ब्राह्मण में विदेह माधव की कथा में क्या वर्णन है? विदेह माधव की कथा में क्या वर्णन है? आर्यों द्वारा जंगलों को जलाकर और काटकर साफ करना, आर्यों द्वारा गंगा घाटी में बसना, आर्यों द्वारा विदेशी आक्रमणकारियों का सामना करना, आर्यों द्वारा वेदों की रचना करना। देखिए, अगर हम शतपथ ब्राह्मण की बात करें तो शतपथ ब्राह्मण एक इम्पॉर्टेंट ग्रंथ है उस समय का, यानी वैदिक पीरियड का। इसमें गंगा घाटी के क्षेत्र में, ठीक है, इसमें इसका आंसर क्या होगा? ये दो आंसर है दरअसल। गंगा घाटी के क्षेत्र में आर्यों के द्वारा जंगलों को जलाकर और काटकर साफ किया गया था, यानी इसकी चर्चा की गई है। और कहाँ, किस इलाके में? तो गंगा के इलाके में। तो उस समय का जो वर्णन है ना, वो शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। तो ऑप्शन 2 होगा, यहाँ 1 नहीं है। बिहार के बारे में जानकारी के लिए कौन से बौद्ध साहित्य उपयोगी हैं? कौन सा बौद्ध साहित्य उपयोगी है? ऋग्वेद और उपनिषद, अंगुत्तर निकाय, दिग् निकाय, विनय पिटक, सुत्त पिटक, महाभारत और रामायण, भगवत गीता और पुराण। अब यहाँ पर देखो कि अगर इसका ऑप्शन, अगर मान लीजिए इसमें डी में रहता इनमें से एक से अधिक और ई में रहता कोई भी नहीं, तो अधिकांश लोग मारते डी आंसर, एक से अधिक। अगर ठीक से नहीं पढ़ेंगे तो गलती होने की गुंजाइश है। क्या कहा गया है? कौन सा बौद्ध साहित्य? ये आपको अलर्ट करने के लिए क्वेश्चन डाला गया है, ताकि आप इस तरह से भी अवेयर रहें कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। जैसे ही बौद्ध साहित्य आया, ऋग्वेद उपनिषद नहीं होगा ना, महाभारत पुराण नहीं होगा, भगवत गीता और पुराण नहीं होगा। आंसर निकल के आ गया। अब आपके पास कोई विकल्प नहीं है। दरअसल कई सारे बौद्ध साहित्य में बिहार के अलग अलग भागों के बारे में बताया गया है। अंगुत्तर निकाय, दिग् निकाय, विनय पिटक, सुत्त पिटक इंपॉर्टेंट है। इतना ही नहीं, भगवती सूत्र में भी इसकी चर्चा की गई है। बस आपको ये बताना है कि भगवती सूत्र जो ग्रंथ है वो किस धर्म से रिलेटेड है, हिंदू, बौद्ध, जैन या सिख? तो आंसर होगा सी। जब 16 महाजनपद की बात होती है ना, तो ये जैन, ये भगवती सूत्र भी आता है। सूत्र तो पाली में है, भगवती सूत्र भी आता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पाली नहीं चलेगा, पाली से बौद्ध ग्रंथ में चलेगा।
महाजनपदों की स्थापना कब हुई थी? आसान है ना, कुछ बोलने की जरूरत है किसी को तो बताओ। 600 BC में। और प्राचीन काल में बिहार में कितने महाजनपद स्थित थे? टोटल महाजनपद की संख्या कितनी थी? 16। बिहार में कितने थे? 1, 2, 3 या 4? इसका आंसर इसके बाद। अच्छा, दे ही दिया है तो फिर ठीक है। सी, बिहार में स्थित 3 महाजनपद कौन थे? मगध, वज्जी, कौशल। मगध, वज्जी, अंग। मगध, कौशल, गंधार। वज्जी, अंग, मालवा। आंसर इज बी। मगध नालंदा, वज्जी वैशाली, अंग भागलपुर मुंगेर वाला इलाका। तो मगध, वज्जी और अंग, ये 3 महाजनपद 16 महाजनपद में कहाँ पे थे? बिहार के अंदर थे। तो देखिए, कई सारे ग्रंथों में इसकी चर्चा मिलती है महाजनपद के बारे में, ध्यान रखिएगा। चलो, और 600 BC की बात करें तो इसी समय सही तरीके से स्टेट उभरना शुरू हुआ था। जनपद प्लस जनपद मिलकर महाजनपद बनाने लगे थे। और प्राचीन काल की बात करें तो 16 महाजनपदों की स्थापना हुई थी। उसमें 3 जो था, मगध, वज्जी और अंग, वो बिहार के अंदर था। और भगवती सूत्र जो जैन ग्रंथ का है उसने भी काफ़ी इसके बारे में बताया है, अंगुत्तर निकाय ने बताया है। और यहाँ तक कि जो भगवती सूत्र है ना, उसके द्वारा वैशाली के खिलाफ मगध ने किस तरह से हथियार का यूज़ किया था वो भी बताया गया है। 7वीं सदी में किस चीनी यात्री ने भारत का दौरा किया था? फाहियान, वेनसांग, इतिसिंग, सुयांग। फाहियान, वेनसांग, इतिसिंग और सुयांग। तो इसका आंसर क्या होगा? सी, इतसिंग। ठीक है, जो इतसिंग थे वो 7वीं सदी में, 7वीं लिखा है ना, ठीक है, 7वीं सदी में आए थे। और उन्होंने अपनी जो यात्रा विवरण लिखी है उसमें बिहार के बारे में बहुत ही ऑथेंटिक और मतलब प्रैक्टिकल जानकारी मिलती है। तिब्बती इतिहासकार हैं एक लामा तारानाथ, इम्पॉर्टेंट है ये। वैसे काफ़ी क्रिटिसिज्म भी इनका हुआ है बट तब भी अच्छा लिखे हैं ये भी। लामा तारानाथ की पुस्तक का नाम क्या है? बौद्ध धर्म का इतिहास, भारत का इतिहास, बिहार का इतिहास, हिंदू धर्म का इतिहास। तो हिंदू धर्म तो होगा नहीं। अब बिहार भारत में कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन लामा तारानाथ चूँकि लामा है, बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, तो आंसर इज ए, बौद्ध धर्म का इतिहास। यही नहीं, बिहार के बारे में अच्छी जानकारी इसमें दी गई है। साथ में संध्याकर नंदी की भी किताब है रामचरित, उसमें भी बिहार का जिक्र है। तो कंटेम्प्रेरी उस समय की जितने भी साहित्यिक रचना है उसमें बिहार का जिक्र मिलता है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कितने महाजनपदों का उल्लेख बौद्ध ग्रंथ में मिलता है? तो आंसर इज 16। गलती से भी गलत अब नहीं होगा। अच्छा, ये तो हम लोग कर लिए ना, नहीं, यहाँ पे देखिए, बिहार स्थित 3 सबसे शक्तिशाली महाजनपद, तो उसी 3 की बात की गई, तो आंसर इज सी। बट अगर पूछे सबसे शक्तिशाली महाजनपद और ऑप्शन एक ही रहे तो आंसर होगा मगध। विदेह राजवंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? विदेह महाजनपद की बात करते हैं। विदेह राजवंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सूर्यवंशी इक्ष्वाकु, निमि विदेह, मिथि जनक और सिर ध्वज जनक। आंसर क्या होगा? देखिए, ये जो विदेह राजवंश है ना, विदेह राजवंश, इसकी स्थापना की गई थी निमि विदेह के द्वारा। और निमि विदेह जो थे वो इक्ष्वाकु के बेटे थे। इक्ष्वाकु सूर्यवंशी थे, चंद्रवंशी नहीं थे। इक्ष्वाकु जो थे वो सूर्यवंशी थे और वो निमि विदेह उनका बेटा था। तो ये इंपॉर्टेंट है। मिथिला राज्य की स्थापना किसने की थी? जिसको मिथिला जनक कहते हैं, तो मिथिला राज्य की स्थापना किसने की थी? निमि विदेह, मिथि जनक, सिरध्वज जनक, करल जनक। आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा? आंसर क्या है इसका बताओ, दिमाग में चलाइए। आंसर बी है, ठीक है, मिथि जनक। मिथिला राज्य की स्थापना मिथि जनक ने मिथिला राज्य की स्थापना की।
इसमें एक और नाम आ रहा है, एक और नाम आ रहा है और वो है सी, यानी सिर ध्वज जनक का नाम आ रहा है। जो सीता जी के पिता का नाम था जनक जी, उनका नाम क्या था? जनक एक्चुअली टाइटल है, मिथिला के राजाओं का टाइटल है जनक, ठीक है। उनके पिता का नाम था सिरध्वज जनक, और ये जो सिरध्वज जनक हैं वो 25वें राजा थे, क्लियर। और शादी हुई थी राम से सीता जी की। विदेह राज्य का अंतिम शासक कौन था? सिरध्वज जनक, मीथी जनक, करल जनक, नीमी विदेह। तो आंसर इज सी, करल जनक जो था वो मिथिला राज्य का अंतिम शासक था। वर्तमान में विदेह को किस नाम से जाना जाता है, यानी विदेह का जो एरिया है उसको किस नाम से जाना जाता है? मिथिला, विदेह, मिथिलांचल, बिहार। तो आंसर इज सी, वर्तमान में जो विदेह है उसको मिथिलांचल के नाम से जाना जाता है, क्लियर। इस क्लास के साथ इतना ही, जल्दी ही हम दूसरे क्लास के साथ मिलेंगे, तब तक अपना ध्यान रखिए।